आई थिंक वॉइस क्लियर है मेरे बच्चों, बताएं आप आराम से। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सारे बच्चे जो अभी लाइव हैं उनके बोर्ड के एग्जाम बहुत अच्छे हुए होंगे। तो आपके रिजल्ट के लिए मैं अभी फर्स्ट लेक्चर में आपको बेस्ट विशेस दे रहा हूं कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है, और आप जो मेरे साथ हार्ड वर्क करना सीखेंगे आने वाले समय में, उससे आप हिंदुस्तान के एक बहुत अच्छे इंजीनियर बने। और अगर कुछ बच्चे साइंस के एमबीबीएस करना चाहते हैं, नीट का एग्जाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मेरी शुभकामनाएं कि आप जो भी चूज करें उसमें बहुत अच्छी मेहनत करके अपने पेरेंट्स का और अपने सिटी का या स्टेट का या कंट्री का नाम रोशन करें। ठीक है, तो मेरी शुभकामनाएं सारे मेरे अच्छे बच्चों के लिए जो भी पढ़ाई करना चाहते हैं, जो बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं और उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना, तो सपने बड़े देखने चाहिए, लेकिन अब उसके बाद इंपॉर्टेंट स्टेप होती है मेरे बच्चों, वो होता है कि आपको अब उसकी प्लानिंग सीखनी है और उसको फिर एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना। तो वो समय के साथ मैं धीरे धीरे आपको सिखाऊंगा। इस समय स्क्रीन पर इतने तेज कमेंट चल रहे हैं कि मैं सच बोलूं तो आपको पढ़ नहीं पा रहा हूं। तो आपके अंदर जो एनर्जी का लेवल है वो बना रहना चाहिए, वो आगे भी बहुत काम आएगा आपके, है ना। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि कमेंट थोड़ा छोटा होना चाहिए और टू द पॉइंट होगा तो उसको हम पढ़ पाएंगे, समझ रहे हैं आप। तो मैं भी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। आपके कमेंट बहुत सारे बहुत फास्ट निकल रहे हैं एक्चुअल में, उसकी स्पीड अगर कम हो जाएगी तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, है ना। तो मेरे बच्चों अब हम स्टार्ट करेंगे। मैं आपको धीरे धीरे आने वाले समय में जो और लेक्चर लेंगे उसमें आपको और अच्छे एक रोड मैप के बारे में बताऊंगा कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, वेलकम वेलकम इन माय फर्स्ट सेशन जो आपका मूल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। ये अगर सॉलिड होगा तो आगे आपको बहुत अच्छा रहेगा। ये मेरा इंस्टा है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, जिसको आप जब चाहें जब ज्वाइन कर सकते हैं। अभी चाहें तो अभी कर लें, बाद में कर लें, आपकी चॉइस है। ये इंस्टा हो गया और ये आपका यूट्यूब चैनल हो गया। ठीक है ना, इस पर मैं काफ़ी इन्फॉर्मेशन टाइम टाइम बच्चों को देता रहता हूँ, तो आपके लिए काफ़ी उससे बेनिफिट मिलना चाहिए। अब देखो, 10th क्लास से 11th में जब मूव करते हैं तो बेसिक चीजें जो आपने 10th में पढ़ी हैं उनको पहले हमको थोड़ा सा रिवाइज करना होता है ना। हम उनको जब थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे तो उसके बाद हम 11th के टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। जैसे मैं आपको बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूं कि मैंने कई बार रिपीटर बैचेज में बच्चों से पूछा हुआ है, 12th क्लास के बच्चों से पूछा 11th पास होने के बाद कि भाई आप मुझे H2SO4 के एक मॉलिक्यूल का वेट बताओ। तो आप विश्वास नहीं कर सकते कि उनमें से काफी बच्चे इसका करेक्ट आंसर नहीं दे पाए। What is the mass of one molecule of H2SO4? तो ये चीजें हमारी आगे जाके गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, हमारे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए। 11th अभी स्टार्ट, कुछ बच्चे लिख रहे हैं 11th स्टार्ट हो गए कि नहीं, ये एक आपके फैसिलिटी के लिए, ये आपके एक ब्रिज कोर्स में बना रहा हूं एक तरीके से इनडायरेक्टली, कि मोल को आप स्मूथली उसमें एंटर कर जाएं और आगे जाकर अपना इसका जो बेस है वो जो स्ट्रांग बनेगा उसका आप आगे बेनिफिट उठाएं। ठीक है ना, तो ये सब बच्चों के लिए जो 10th से 11th मूविंग है साइंस स्टूडेंट्स। ठीक है ना, ओके ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, परसेंटेज 98 आएगी, 95 आएगी, वाह वाह, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अब देखो, तुमने एटम के बारे में सुना है। पहली बात, एलिमेंट और एटम, इसका रिलेशन अपने को सुनना है। आपको एलिमेंट दिखता है लेकिन एलिमेंट की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो आपको नहीं दिखती, उसको हम बोलते हैं एटम। ठीक है ना, कि अगर मान लीजिए आपके पास एक आयरन की, मान लेते हैं, एज्यूम करिए आपका आयरन की एक चेयर है, तो उस चेयर के अंदर वो आयरन एक एलिमेंट हो गया। लेकिन अब इसको अगर मैं उस चेयर को ब्रेक करता जाऊं पार्ट्स में, तो एंड जहां होगा कि आयरन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आयरन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो कहां तक रिटेन होंगी, तो आप उस चेयर के छोटे छोटे जो फिजिकल, जो आपको चेयर दिख रही है उसके टुकड़े करते जाओ, लास्ट में जब आप पहुंचेंगे तो एक एटम बचेगा आयरन का। या इजी लैंग्वेज में आयरन का लास्ट पार्टिकल एटम होगा जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को रिटेन करेगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को रिटेन करेगा। इस बात को दिमाग में बिठाना है ना, वो एटम आपको लास्ट में नहीं दिखेगा। अगर आपने एटम को फिर फर्दर उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स में ब्रेक कर दिया, जो आपने सुना होगा कि एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं इंपॉर्टेंट, जो आपने पढ़ते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है अगर आपने एटम को इन सब एटॉमिक पार्टिकल में ब्रेक कर दिया तो फिर आपके आयरन की केमिकल प्रॉपर्टीज या उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे ये सब एटॉमिक पार्टिकल। तो एटम किसी भी एलिमेंट की स्मॉलेस्ट यूनिट है। हाँ, एलिमेंट के अंदर
जो आपके एटम होते हैं, कुछ सब्सटेंस नेचर में एटॉमिक फॉर्म में स्टेबल है मेरे प्यारे बच्चों, और कुछ सब्सटेंसेस आयरन के, जैसे आयरन का एटम है, आयरन एटॉमिक फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है। लेकिन सेम टाइम, जैसे आज आपसे मैं पूछूं बच्चों, आप अभी रूम के अंदर एयर को ब्रीथ इनहेल एक्सेल कर रहे हो, तो आप ऑक्सीजन किस फॉर्म में सूंघ रहे हो, इनहेल कर रहे हो, एक्सेल कर रहे हो, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ऑक्सीजन, सबको मालूम है कि, आई होप सो, कि ऑक्सीजन डायटोमिक फॉर्म है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में आप ब्रीथ सिस्टम में यूज कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है मेरे बच्चों। तो कुछ एलिमेंट अपने नेचर में मॉलिक्यूलर फॉर्म में स्टेबल है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का आपने नाम सुना होगा, आप बोलोगे हाँ सर, हाइड्रोजन। नेचर में ये जो एलिमेंट जिनका मैं नाम लिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में स्टेबल है। और जैसे आपने गोल्ड, कॉपर, सिल्वर या आयरन की मैंने बात की मेरे बच्चों, तो ये एटॉमिक फॉर्म में नेचर में स्टेबल होते हैं। तो काम की बात, जो ब्रिलियंट बच्चे क्लास में सुन रहे हैं उनको बताऊं कि एटम किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एटम होता है, लेकिन उस एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नेचर में हो भी सकता है, ना भी हो। इसका मतलब क्या है, जैसे नेचर में अपन जी रहे हैं, अपन रूम से बाहर जाते हैं, अंदर आते हैं, तो ऑक्सीजन आप सूंघ रहे होते हैं, एयर के अंदर प्रेजेंट है, तो वो एयर के अंदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। किस फॉर्म में? मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। जबकि आपने अगर सिल्वर गोल्ड पहन रखा है तो वो एटॉमिक फॉर्म में होता है। ठीक है, तो एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल यूनिट ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट, है ना। ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को रिटेन करता है, उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको रिटेन करता है। एटम में और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। क्लियर होना चाहिए, सिल्वर गोल्ड एटॉमिक फॉर्म में स्टेबली एग्जिस्ट करते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जैसे मैंने एग्जांपल लिया अभी, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में स्टेबल हैं। आप सांस ले रहे हो मेरे बच्चों, तो ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो, या ऑक्सीजन या CO2 वगैरह को आप एक्सेल करोगे। CO2 कंपाउंड है क्योंकि उसके अंदर दो एलिमेंट है, कार्बन और ऑक्सीजन, उस पर अभी थोड़ी देर में आएंगे। ठीक है, तो एटम है, एलिमेंट जो होता है बेसिकली दे कंटेन सेम टाइप ऑफ एटम्स। क्या होते हैं मेरे बच्चों? सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं। ठीक है ना, तो आपने जैसे कोई भी एलिमेंट है, राइट, ये एलिमेंट जो है मेरे बच्चों, एलिमेंट ये एटॉमिक फॉर्म में भी नेचर में हो सकता है और मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी नेचर में स्टेबल हो सकता है, एटम और ये मॉलिक्यूल। ठीक है ना, तो आपके ये एग्जांपल हो गई, ये एटम हो गए मेरे बच्चों, एटॉमिक फॉर्म हो गई, एटॉमिक फॉर्म हो गई। ठीक है, और ये क्या हो गई? मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो ये बेसिक बात तो आपको 10th क्लास में भी सुना होगा, लेकिन आगे जाकर मेरे बच्चों बहुत काम आएगा। जैसे मैं 11th क्लास में कई बच्चों से क्वेश्चन करता हूं, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, अब वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहां कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो एटॉमिक ऑक्सीजन का मतलब है यू आर टॉकिंग अबाउट O, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है यू आर टॉकिंग अबाउट O2। तो ये क्या है बेटा? मॉलिक्यूल है, राइट। ये क्या है? एटम्स है। ये क्लियर होना चाहिए। अब अगर आप मान लो मेरे बच्चों H2O2 या ओजोन या सल्फर, जैसे जो भी लिख रखे मैंने, अगर इनको आपने मान लो फर्दर हाइड्रोजन को ब्रेक कर दिया, तो हाइड्रोजन का, सपोज करो आपने हाइड्रोजन को ब्रेक कर दिया, तो हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसको ब्रेक करोगे तो ये एटम है मेरे बच्चों, है ना। बहुत बेसिक बात ध्यान रखनी है, ये एटम है और ये मॉलिक्यूल है। लेकिन मैंने आपसे बात की कि नेचर में ये जो गैसेस, जैसे ऑक्सीजन गैस है, इसको आप ब्रेक करोगे मेरे बच्चों तो ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये सबको क्लियर है मेरे बच्चों, और एटम आपका, आपने ये लिख दिया, फाइन। अब ये स्टेबल है नेचर में, स्टेबल इन नेचर, ये इसकी वो फॉर्म है एलिमेंट की, स्मॉलेस्ट फॉर्म, जो नेचर में स्टेबल है। ऑल्दो वी कैन कन्वर्ट ऑक्सीजन इनटू ऑक्सीजन एटम्स, नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं इसको, लेकिन इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, नॉट स्टेबल। ये स्टेबली नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर मेरे बच्चों ये नेचर में स्टेबली ऑक्सीजन एग्जिस्ट करती तो आप इसको सूंघ रहे होते। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो नेचर में एलिमेंट एटॉमिक या मॉलिक्यूलर फॉर्म में
एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। वेरी गुड, गुड इवनिंग, वेरी गुड, वेलकम वेलकम बेटा, थैंक यू। तो ये पार्ट बताया मैंने। सिमिलरली एलिमेंट नेचर के अंदर आप जब बात करते हैं मैटर की, तो दो प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक का नाम है एलिमेंट और एक का नाम है कंपाउंड, ठीक है ना। तो अब जो कंपाउंड है, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि सर मैटर जो होता है प्योर फॉर्म में, जिनको प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं, दे मे एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड। अब एलिमेंट की सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म तो एटम है। मैंने ये समझाया कि एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कुछ एलिमेंट में होता है, कुछ में नहीं होता है, कोई बात नहीं। अब आते हैं कंपाउंड पर। कंपाउंड को अगर आप ब्रेक करोगे, कंपाउंड का आपने कोई सैंपल ले, सपोज सोडियम कार्बोनेट कर लिया, तो उसको तोड़ते तोड़ते ब्रेक करते करते आपकी लास्ट यूनिट बनेगी मेरे बच्चों, वो होगी मॉलिक्यूल। कंपाउंड की हमेशा स्मॉलेस्ट यूनिट जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स को रिटेन करते हैं उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है ना। इस कंपाउंड की खास बात क्या होती है मेरे बच्चों, इसके अंदर कम से कम 2 एलिमेंट होंगे। कम से कम क्या होंगे? 2 एलिमेंट होंगे, राइट, या उससे ज्यादा भी होते हैं, जो केमिकल कॉम्बिनेशन से बने होंगे, जिसको मैं फ्यूचर में आपको आगे डिटेल में और बताऊंगा, ठीक है। तो देखो, अब मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड जो मैंने आपको बता दिया, दैट रिटेन केमिकल कंपोजिशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स का नेचर में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या आप और कोई गैस लेना चाहें तो ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूल जो वर्ड है, ये एलिमेंट का इस एलिमेंट का वो पार्ट भी होता है जो नेचर में स्टेबल एग्जिस्ट करता है, और कंपाउंड का तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ही होता ही है, कौन? मॉलिक्यूल, ठीक है। लेकिन अगर आपने मॉलिक्यूल में डिफरेंट एटम से मिलकर बना होगा तो ये हमारे कंपाउंड का स्मॉलेस्ट फॉर्म है। अगर ये सेम एटम्स हैं तो ये फिर मेरे बच्चों क्या कहलाएंगे? ये एलिमेंट का ये वो पार्ट है, एलिमेंट का ये वो कांस्टेंट पार्टिकल है जो नेचर में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस या जिसका एग्जिस्टेंस है या कर रहा है। फाइन, ये क्या है बेटा? डिफरेंट। ये कंपाउंड के स्मॉलेस्ट फॉर्म है। ये क्या है मेरे बच्चों? कंपाउंड के स्मॉलेस्ट फॉर्म है। कंपाउंड की स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होती है वो होती है मॉलिक्यूल। वो क्या होता है बेटा? मॉलिक्यूल। इसका नेचर में अपना एग्जिस्टेंस है। दे कंटेन्स 2 or more डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, ठीक है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, कैल्शियम कार्बोनेट, या आप H2SO4 ले सकते हैं, H2SO4, राइट। तो इसमें आप देखेंगे तीन एटम्स के कॉम्बिनेशन से, 3 तरह के एटम्स के कॉम्बिनेशन से बना है मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन भी है, सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है। 3 डिफरेंट है ना। सारे एटम्स आपके एक जैसे मेरे बच्चों नहीं हो सकते हैं कंपाउंड के अंदर। कंपाउंड में कम से कम 2 डिफरेंट एटम के कॉम्बिनेशन से बनेगा, ठीक है ना। अगर मान लो आप सेम एटम के कॉम्बिनेशन से बनाओगे तो बेटा वो तो मॉलिक्यूल बन जाएगा। जैसे O और O से आपने O2 बनाया, ठीक है ना, तो वो तो एलिमेंट हो गया। कंपाउंड के अंदर 2 डिफरेंट एलिमेंट, कंपाउंड के अंदर 2 डिफरेंट एलिमेंट जरूर होंगे, ठीक है ना। तो इजी लैंग्वेज में बात करते हैं कि इतनी बेसिक चीज है, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। सब बच्चों ने ईमानदारी से 10th क्लास में पढ़ा होगा। ये 11th का तो अभी इसमें आया ही नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसमें 11th का तो आया ही नहीं है। हाँ, 12th मूविंग स्टूडेंट भी देख सकते हैं ताकि उनकी चीजें ब्रश अप हो जाएंगे, उनको पता लग जाएगा कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 10th क्लास का पार्ट है। अगर जिन बच्चों ने 10th क्लास बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है तो उनको लगेगा कि अरे भगवान मैं क्या चीज पढ़ रहा हूं। तो काम की बात क्या है, सुने आराम से। नेचर में प्योर सब्सटेंसेस 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। 10th क्लास में पढ़ा बेटा, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड, ठीक है। समरी दे रहा हूं। एलिमेंट की स्मॉलेस्ट एलिमेंट नेचर में 2 फॉर्म में स्टेबल एग्जिस्ट करता है। कुछ एलिमेंट नेचर में एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं मेरे बच्चों, और कुछ नेचर में एलिमेंट जो है मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आराम से समरी देखिए, ठीक है ना। एलिमेंट हो गया, एलिमेंट में खास बात क्या होती है बेटा? सेम टाइप ऑफ एटम्स हैं। ये नेचर में एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये नेचर में मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। फाइन। अब आते हैं कंपाउंड पर। कंपाउंड में खास बात क्या होती है? कंपाउंड में कम से कम 2 तरह के एटम्स होंगे। कंपाउंड में कम से कम 2 तरह के एटम्स होंगे जिनके कॉम्बिनेशन से बना होगा। कंपाउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है
या कंपाउंड का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहलाता है मॉलिक्यूल, जिसका नेचर में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है मेरे बच्चों, फाइन। अब ये भी आ गया, कंपाउंड में कम से कम 2 या 2 से ज्यादा तरह के एटम्स होंगे। जो बच्चे 10th में पढ़कर आए उनको मालूम है कि H2O2N2 एलिमेंट कहलाएंगे, क्योंकि इनमें एक जैसे एग्जाम, ये ऑफकोर्स मॉलिक्यूल है, लेकिन इनमें खास बात क्या है, एक तरह के एटम्स है, तो ये एलिमेंट है। डिफरेंट एटम्स अगर हैं तो वो क्या है, कंपाउंड है। तो एलिमेंट को अगर आप ब्रेक करते जाओगे तो लास्ट में एटम तक पहुंच सकते हो, जहां तक वो उसकी प्रॉपर्टी को रिटेन कर लेगा। कंपाउंड की सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट है वो कौन सी हो गई मेरे बच्चों, मॉलिक्यूल। अगर आपने मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को, इसके कंपोजिशन को या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को रिटेन करेगा। अगर आपने कंपाउंड के मॉलिक्यूल इसको फर्दर ब्रेक कर दिया मान लो, तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को रिटेन नहीं करता है मेरे बच्चों। जैसे H2O है, H2O है, या आपने CO2 लिया, ठीक है ना, तो ये क्या है, कंपाउंड है। कंपाउंड की स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या हो गई, ये क्या है, किस फॉर्म में मेरे बच्चों, मॉलिक्यूल है। अब मान लो किसी बच्चे ने इस हाइड्रोजन को ब्रेक कर दिया, तो ये जो 2 अलग अलग कंपाउंड है, ये H2O की प्रॉपर्टीज को रिटेन करेगा मेरे बच्चों, ये CO2 की प्रॉपर्टी को रिटेन करेगा। लेकिन अगर आपने H2O को ब्रेक कर दिया, सपोज करो आपने H2O को ब्रेक कर दिया इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में, ये क्या है मेरे बच्चों, एटम्स। अब ये जो एटम्स आपने कन्वर्ट किया मॉलिक्यूल को, कंपाउंड को ब्रेक करते जाओ, लास्ट में कहां पहुंचोगे बेटा, मॉलिक्यूल, वो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई। अगर आपने कौन सी स्मॉलेस्ट यूनिट, जो उसकी प्रॉपर्टीज को या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को रिटेन करता है। अगर आपने मॉलिक्यूल को एटम्स में ब्रेक कर दिया, तो अब ये जो मॉलिक्यूल है, राइट, ये अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को रिटेन नहीं करेगा। नॉट, लिख देता हूं मैं आपके लिए, नॉट रिटेन प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। या अगर आप H2 ले रहे हैं एग्जांपल, तो H2 ले सकते हैं। अगर आपने किसी भी कंपाउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट मेरे बच्चों जो मॉलिक्यूल होता है, उसको अगर फिर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में केमिकल मेथड से या डिकम्पोजिशन करके अगर ब्रेक कर दिया, तो ये आपके H2O की प्रॉपर्टीज को रिटेन नहीं करेगा। ठीक है, तो H2O कौन है मेरे बच्चों, कंपाउंड है। ठीक है, H2O कौन है, कंपाउंड है। कंपाउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, या इजी लैंग्वेज में एक कंपाउंड के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। इजी लैंग्वेज में आपको कभी भी मेरे बच्चों एटम या मॉलिक्यूल नहीं दिखता है, ठीक है ना, आपको कभी भी एटम मॉलिक्यूल नहीं दिखते हैं, बिकॉज ये बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं। लेकिन इनका जब आप लार्ज अमाउंट में, लार्ज नंबर में कलेक्शन करते हैं, तो वो आपको फिर दिखने लग जाता है। जैसे मैं आपसे क्लास में पूछूं, जो सबके पास कॉमन सेंस है, क्या आपको सिल्वर गोल्ड के पार्टिकल दिखते हैं, आप बोलोगे दिखते हैं सर, अपन पहनते हैं, तो उसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं। गोल्ड अगर आपने पहन रखा है, सिल्वर पहन रखा है, तो उसमें मेरे बच्चों बहुत सारे उसके अंदर आपके एटम्स होते हैं सिल्वर के। सेम ऐसे ही अगर आप मान लीजिए शुगर के पार्टिकल खा रहे हैं, तो शुगर के जो पार्टिकल आप खा रहे हैं उसके अंदर उसके बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं। वो सब मैं अब आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा मेरे बच्चों। क्या करना सिखाऊंगा, वो आने वाले समय में मोल कॉन्सेप्ट में हम कैलकुलेट करना सीखेंगे, राइट। अब आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। आपको एक बेसिक चीज और मालूम होनी चाहिए कि एटम जो होता है ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। ये सबको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन्स, ये आप एटम स्ट्रक्चर में भी सुनोगे मेरे बच्चों कि न्यूक्लियस आपके एटम के सेंटर में होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ऐसा सुना हुआ है आपने, नहीं सुना है तो वो भी सुनाएंगे आपको, डोंट वरी, आने वाले समय में। अब जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बोला था। ध्यान रखना, सब एटॉमिक पार्टिकल में कन्वर्ट होने के बाद वो उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को रिटेन कभी नहीं करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, अब इसमें न्यूक्लियस किसको बोलते हैं मेरे बच्चों, तो न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट है आपके सब एटॉमिक पार्टिकल, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इनको बोलते हैं मेरे बच्चों न्यूक्लियॉन्स। तो ये याद रखना है, मोल कॉन्सेप्ट में काम आता है
कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट पार्टिकल्स को हम बोलते हैं मेरे बच्चों क्या, न्यूक्लियॉन्स। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो मोल कॉन्सेप्ट में आपको कभी कभार काम आएगी। एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। सब बच्चे जानते हैं कि न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है मेरे बच्चों, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। सर एनावस्थी अभी से शुरू कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, कुछ बच्चे लिख रहे हैं, ठीक है ना। हाँ बेटा, एक बच्चा पूछा सर H2 इज अ मॉलिक्यूल। यस मेरे बच्चों, 2H मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम हो गए ना बेटा, वो हाइड्रोजन के 2 एटम हो गए। 2H का मतलब, एक बच्चा पूछ रहा है एटम है, यस एटम है बेटा। 2H का मतलब है 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, है ना, ये ऑक्सीजन का एटम हो गया। कभी भी किसी मॉलिक्यूल को उसे कांस्टेंट एलिमेंट में कन्वर्ट कर दोगे तो वो उस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को रिटेन नहीं करते हैं। लेक्चर को जब भी आप ऑनलाइन पढ़ो मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा ढंग से सुनो, टाइप कम करो, सुनो ज्यादा, तब फायदे में ज्यादा रहोगे, ठीक है। तो चार्ज किसी भी प्रोटॉन का जो होता है बेटा कूलम्स में, आपने 10th क्लास में सुन लिया होगा फिजिक्स में, पॉजिटिव साइन होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसका चार्ज होता है मेरे बच्चों 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। इलेक्ट्रॉन का सेम चार्ज होगा लेकिन अपोजिट होता है, नेगेटिव चार्ज बोलते हैं इसको, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो ये है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स इसका चार्ज होता है। आपको मेरे साथ ये भी सीखना है आने वाले समय में, पेशेंस रखते हुए, कि सर किस किस का कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मुझे मोल कॉन्सेप्ट में याद रखनी है और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मुझे याद नहीं रखनी है। सुनना है, अच्छा, गुड फॉर नॉलेज, लेकिन क्या क्या इंफॉर्मेशन मुझे याद रखनी है, अभी कौन कौन सी मुझे मोल कॉन्सेप्ट में याद नहीं रखनी है। तो देखो, ये मैंने राउंड फिगर में कन्वर्ट करके लिख रखा है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास में थोड़ा डिफरेंस होता है, 1.675 ये 1.6725 थोड़ा फर्क है, इंटू 10⁻24 ग्राम में होता है। ये एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का मास है। ये इस चैप्टर में अभी आपको याद नहीं करना है, इस चैप्टर में याद नहीं करना है, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ये हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में याद करेंगे मेरे बच्चों। किस में याद करेंगे? एटॉमिक स्ट्रक्चर में। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बहुत ही स्मॉल पार्टिकल होता है मेरे बच्चों और बहुत लाइट पार्टिकल है एज कंपेयर टू प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, या केजी में कन्वर्ट करोगे मेरे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 9.1 इंटू 10⁻31 केजी, है ना। ये इंफॉर्मेशन आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर ज्यादा काम आएगी। कहां काम आएगी? एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ये हमें बहुत काम आएगी मेरे बच्चों इंफॉर्मेशन। मोल कॉन्सेप्ट में अभी इनका ग्रेट यूटिलाइजेशन नहीं है। अभी बेसिक लेवल पर आपको याद रखना है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर है, ऑल्दो न्यूट्रॉन इज स्लाइडली हैवियर देन प्रोटॉन, ये बात सही है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास को अगर कंपैरिजन करें तो इलेक्ट्रॉन लाइट पार्टिकल है या लाइट सब एटॉमिक पार्टिकल है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। दोनों के मास में 1800 से भी ज्यादा टाइम्स का डिफरेंस है, मींस प्रोटॉन इज सो मच हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, 1837 टाइम्स। सर लेक्चर 2 भी आएगा क्या? हाँ, क्यों नहीं आएगा लेक्चर 2? अगर आप प्यार करते रहेंगे, आप ढंग से पढ़ेंगे, आपको मजा आएगा पढ़ने में, सिंसियरली पढ़ेंगे, फर्स्ट लेक्चर को पढ़कर आएंगे तो लेक्चर 2 भी लेकर आएंगे, लेक्चर 3 भी ले आएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ते जाओ अच्छे से बेटा, है ना। अब ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो आप 10th क्लास में पढ़ते हो। अब आता हूं कि आपको क्या मोल कॉन्सेप्ट में मेरे बच्चों, अब आपको ये सीखना है कि मोल कॉन्सेप्ट में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा। तो उससे पहले ये देखिए, ये आपको मोल कॉन्सेप्ट के अंदर मैं स्टोइकियोमेट्री बताऊंगा आपको, डोंट वरी, अभी क्या होता है सीखने की जरूरत नहीं है। इस पूरे चैप्टर में आप जब भी कैलकुलेशन करोगे तो आपको प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट इक्वल और वो 1 AMU लेना है। क्या लेना है मेरे बच्चों? 1 AMU। क्या होता है मैं बताऊंगा। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है मेरे बच्चों? एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना। ओके, एनालिसिस सर बुक कब से करनी है? बुक तब से करोगे जब मैं बताऊंगा बेटा, जब चैप्टर हमारा मिड में चला जाएगा, लगभग 1/4 से ज्यादा हो जाए, मिड तक जाएगा, तब मैं आपको उस बुक में से होमवर्क दूंगा, ठीक है ना। अब देखिए, आपको इस चैप्टर में क्या याद रखना है मेरे बच्चों, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम होता है। आप इस पूरे चैप्टर में जब भी कैलकुलेशन करोगे मेरे बच्चों
तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास को बराबर लेके चलोगे और वो होगा 1 AMU। अब 1 AMU क्या होता है वो भी सिखाऊंगा मैं आपको, डोंट वरी, है ना। अब ध्यान रखना है इस चैप्टर के अंदर मोल कॉन्सेप्ट में आपको जितनी भी आप कैलकुलेशन करोगे, क्या करोगे, जितनी भी आप कैलकुलेशन करोगे, ठीक है ना, जितनी भी कैलकुलेशन करोगे मेरे बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि एटम का जो मास है वो मास ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बनेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, तो ये ऑलमोस्ट इक्वल टू बोलते हैं हम इसको, मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के बराबर हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब यहां से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। ये 10th क्लास में आप सुनते हैं सारे बच्चे, लेकिन फिर भी 11th क्लास में आपको सुनना चाहिए कि सर किसी भी एलिमेंट को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो जैसे यहां दोबारा लेता हूं मैं, एक्स जेड ए इज कॉल्ड मास नंबर, जेड इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ये आपने सुना होगा, हाँ या ना? सारे बच्चे बताओ, मैं कमेंट पढ़ रहा हूं। थैंक यू बेटा, एक बच्चा लिख रहा है, ओके वेरी गुड बेटा, है ना। बेटे देखो देखो सर प्रोटॉन ज्यादा हैवी है न्यूट्रॉन से, नहीं मेरे बच्चे, न्यूट्रॉन स्लाइडली हैवियर होता है प्रोटॉन से। मैंने आपको देखो मास ऑफ न्यूट्रॉन स्लाइडली हायर है 1.675, ये 1.6725 है इंटू 10⁻²4, तो न्यूट्रॉन इज स्लाइडली हायर देन प्रोटॉन होता है। लेकिन आपको सबसे अच्छी बात क्या है जो मैंने सिखाया कि इस चैप्टर में आपको न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास बराबर लेके चलना है, कितना, 1 AMU लेके चलना है। एक न्यूट्रॉन का या एक प्रोटॉन का मास लेकर चलना है कितना, 1 AMU। इलेक्ट्रॉन के मास को हम नेग्लेक्ट करेंगे जब भी हम किसी एटम का मास कैलकुलेट करेंगे। अब देखो किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, आपने बोला सर एटम। किसी भी एटम को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स जेड ए, जेड इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ये हमेशा जेड जो एटॉमिक नंबर है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, और जो मास नंबर है मेरे बच्चों ये हमेशा मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस, ये मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। तो जेड जो है एटॉमिक नंबर, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होगा मेरे बच्चों। इनफैक्ट कोई भी एटम आप जानते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं मेरे बच्चों ध्यान रखना, एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। एटम में हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको, ओके। तो एक्स क्या है, ये किसी एटम का सिंबल है, ठीक। अब ए इज कॉल्ड मास नंबर, मास नंबर को हम बोलते हैं कि सर ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के सम को बोलते हैं मेरे बच्चों न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स, मैंने आपको शायद सबसे पहले ही बताया था, ठीक है ना, तो न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं इसको। तो अब कोई भी एलिमेंट है तो उसमें एक्स उसका एटॉमिक नंबर है, ए उसका मास नंबर है, ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का सम है, इजी लैंग्वेज में ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है। जैसे मान लो मेरे बच्चों मैं एग्जांपल लेता हूं, सपोज वी आर टेकिंग 23 Na11 मैं ही हूं सोडियम, Na नरेंद्र अवस्थी, बच्चे प्यार से सोडियम सर बोलते हैं, सो हैंडल विद केयर, ओके। तो Na ये मेरा ही, मैं जो सोडियम एलिमेंट है उसका रिप्रेजेंटेशन है, ये उसका एटम हो गया मेरे बच्चों। तो अब इसमें ये क्या है, इसका एटॉमिक नंबर, ये क्या होगा बेटा, इसका मास नंबर, फाइन। अब इसमें मैं आपसे बोलूंगा बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर अपन देखेंगे तो हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए 11। अगर मैं आपसे पूछूंगा बेटा इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शॉर्टकट में लिख रहा हूं बेटा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इसके हमेशा प्रोटॉन के बराबर होंगे। हमेशा एटम को ध्यान रखें, उसमें जितने प्रोटॉन होंगे मेरे प्यारे बच्चों उतने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं मेरे बच्चों, बताओ, सारे बच्चे बताएंगे, कमेंट करो यहां फटाफट कि इसमें न्यूट्रॉन्स कितने, जल्दी बताओ। तो देखो इसमें नंबर ऑफ
न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स किसके बराबर हुए बेटा? 23। अब प्रोटॉन्स कितने बेटा? 11। कैसे मालूम चला? एटॉमिक नंबर के बराबर। ये किसके बराबर था? इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ, अगर मैं बच्चों से पूछ रहा हूं न्यूट्रॉन्स, मैं कमेंट में देखूं पहले। वेरी गुड, काफी बच्चों ने सही आंसर किया है। एक आध बच्चों ने गलत टाइप कर दिया, 11 लिखा है। नो बेटा, 11 प्रोटॉन है, 23 मास नंबर है। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का सम 23 है। अगर मैं 23 में से प्रोटॉन के जो 11 है उनको माइनस करूंगा तो 12 आएगा बेटा। एक बच्चे ने गलत आंसर किया, बाकी बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर किया है ना? 12। वेरी गुड, लगभग सारे, मतलब इसमें इतने सारे बच्चों के वो आ रहे हैं, पर किसी एक आध बच्चे ने गड़बड़ कर दिया है ना, तो कोई बात नहीं, आप सही कर देना। ठीक है, ओके। और देख लीजिए, जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं 7Li लिथियम 3, चलिए सारे बच्चे बताएंगे इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं मेरे बच्चों? फटाफट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं इसमें? जल्दी बताओ सारे बच्चे, फटाफट बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखो अब बच्चे गलती कर रहे हैं इसमें। देखो किसी ने 3 लिख दिया, किसी ने 4 लिखा, 5 भी लिख रहे हैं। नहीं बेटा नहीं, गलत बात, गलत बात। ये तो बहुत बेसिक बात है। मैंने आप शुरू में कहा था ना, कई बच्चों के बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं। ये 9th-10th क्लास के बेसिक्स हैं और अधिकतर बच्चे आंसर सही कर रहे हैं, बट वो 100 में से 95, 96 बच्चे होंगे। तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे? ये है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। ये है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो ये हो गया कितना? 3। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 7 - 3, तो आपके पास आंसर आना चाहिए 4। कितना इजी क्वेश्चन कर रहा हूं, लेकिन आप सोचो कि यहां पर जो इतने सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं उनमें से भी 2-3 बच्चे गलत कर रहे हैं, तो ये गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बेसिक्स है ये, मोल कॉन्सेप्ट के अंदर मेरे प्यारे बच्चों बहुत काम आएंगे, रिमेंबर। अब सुनो सर, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए मोल कॉन्सेप्ट में। व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोप्स? कि सर आइसोटोप्स क्या होते हैं? अभी मैंने आपको बताया मेरे बच्चों कि ये Z और A हैं। ये क्या है बेटा? मास नंबर। ये क्या है मेरे बच्चों? एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट टर्म है मेरे प्यारे बच्चों, एक का नाम है आइसोबार और एक का नाम है आइसोटोप्स। इनका जो डेफिनेशन है वो इस बात पे टिका हुआ है कि उनके अंदर मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट आइसोटोप्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। इसका मतलब इसमें एटॉमिक नंबर सेम होगा, मतलब एलिमेंट ही सेम है आपका। अब मास नंबर डिफरेंट है, तो जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं मेरे बच्चों। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 2H1, 3H1। तो ये एलिमेंट कौन है? हाइड्रोजन। ऐसे सोडियम में मेरे भी 3 आइसोटोप हैं, नरेंद्र अवस्थी सोडियम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 3 आइसोटोप्स हैं, 3 आइसोटोप्स ऑफ सोडियम। ठीक है, तो इसमें आपके हमेशा जो है एटॉमिक नंबर सेम होगा और मास नंबर क्या होगा मेरे बच्चों? डिफरेंट होगा। और देखो, मान लो मैं बोलूं 14C6 एंड 12C6, यस, तो इसमें क्या खास बात है? एलिमेंट आपका कार्बन है, तो इनको हम बोलेंगे आइसोटोप्स। क्या बोलोगे बेटा? आइसोटोप्स। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन जो आप सुन रहे हैं, ये काम आएगा आपको आगे। नेक्स्ट, आइसोबार। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट। आइसोबार में सेम मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर। मतलब आइसोबार जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये डिफरेंट एलिमेंट के होते हैं। काम की बात, जब मेरे प्यारे बच्चों एटॉमिक नंबर ही अलग हो जाएगा तो आप आराम से देखो डिफरेंट एलिमेंट है। नहीं, 3H1, 3He2, 14C6, 14N7, इस तरीके से, है ना?
तो यहाँ पे जैसे आप और ले लो, तो आइसोबार मान लो आपने कहा कि सर मैं 15N7 ले रहा हूं और साथ में अपन 15O8 ले रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो ये कहलाएंगे आइसोबार। तो आपको और भी टर्म्स होती है पर अभी काम नहीं आएंगे मोल कॉन्सेप्ट में। तो मैं अभी आपको ये सिखा रहा हूं कि 10 से अब 11th हम मूव करते हैं तो आपको एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बेसिक सा आइडिया होना चाहिए। अब यहां से आपका जो ब्रिज पार्ट है, ब्रिज पार्ट मतलब जो 11th और 10th को जोड़ेगा वो यही है कि आपको पहले मालूम होना चाहिए कि एक एलिमेंट का स्मॉलेस्ट फॉर्म एलिमेंट है, एलिमेंट का सॉरी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है जो उसकी प्रॉपर्टीज को रिटेन कर रहा है, जैसे गोल्ड, सिल्वर। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो बताया मैंने आपको, ये रहा मास नंबर, एटॉमिक नंबर। उसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे देखते हैं वो बताया। अब आपको मालूम होना चाहिए व्हाट डू मीन बाय आइसोटोप्स एंड आइसोबार। आराम से देख लीजिए, ये भी मेरे बच्चों आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, यस और नो बताओ मुझे। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बताओ मेरे बच्चों। सर मैं क्या एनसीईआरटी क्या है, सर 11th क्लास में एनसीईआरटी क्या, और एनसीईआरटी के हिसाब से रहे क्या बेटा, सर सेम एलिमेंट के, सर क्या सेम एलिमेंट के आइसोबार होता है? नहीं बेटा नहीं, कैसी बातें कर रहे हो आप। आइसोबार में जब डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, सुनो ना, पढ़ो इसको ढंग से। जब डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा तो मेरे बच्चे एलिमेंट से चेंज हो जाएगा ना, एटॉमिक नंबर चेंज होते मेरे बच्चों चेंज हो जाएगा। यस यस यस, वेरी गुड, शाबाश। अब आओ मेरे बच्चों, यहां से आपका वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो जाता है मेरे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट डू मीन बाय 1 AMU। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि क्या इंफॉर्मेशन सुननी और क्या याद करनी है, क्या इंफॉर्मेशन सुननी और क्या याद करनी है, ठीक है। ओके, वेरी गुड। तो सबसे पहले 1 AMU क्या है मेरे बच्चों? AMU फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। हमारे साइंटिस्ट ने इसको डिफाइन किया है 1/12th मास ऑफ एन एटम ऑफ 12C6। ये जो 12C6 है मेरे बच्चों, ये स्टेबल होता है। ये कार्बन का कार्बन के कई आइसोटोप होते हैं मेरे बच्चों, लेकिन जैसे ये स्टेबल आइसोटोप है 14C6 अनस्टेबल होता है। हमारे साइंटिस्ट ने इसको रेफरेंस लेकर 1 AMU को डिफाइन करा है कि सर इसके एटम का जो मास आएगा, एक्चुअल मास बेटे, एटम दिखता नहीं है तो इसके लिए हमको मास को एक्यूरेट निकालने के लिए स्पेशल तरीके से मास स्पेक्ट्रोमीटर को यूज करना पड़ता है, ठीक है ना। तो 12C6 स्टेबल है नेचर में। हमारे साइंटिस्ट ने बोला कि इसके एक्चुअल एक एटम का जो मास होगा उसको आप 12 से डिवाइड कर देना, तो जो वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड 1 AMU। क्या आएगा बेटा? 1 AMU, 1/12th मास ऑफ 12C6 एटम। इजी लैंग्वेज में कार्बन के एक एटम के मास को आप डिवाइड करेंगे किससे? 12 से। ओके, तो देखो मास ऑफ 12C6 एटम डिवाइड बाय 12, ये इसका एक्चुअल मास है मेरे बच्चों। अब ये एक्चुअल मास है इसका 1.992, आगे ही होता है, जरूरत नहीं है, डेसिमल के 4 प्लेस आ गए ऑलरेडी। अब ये आपको याद नहीं करना है। आप बोलोगे क्या बोल रहे सर? ये आपको याद नहीं करना है मेरे बच्चों, आपको एक्चुअल मास याद करने की जरूरत नहीं है। हम कार्बन के एटम का जो एक्चुअल मास है उसको जब 12 से डिवाइड कर देंगे मेरे बच्चों, तो ये आएगा 1 AMU। क्या आएगा बेटा? 1 AMU, 1 AMU है ना। तो इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो 1 AMU। इसको सॉल्व करने के बाद आपको ये याद होना चाहिए मेरे बच्चों कि 1 AMU 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। आपको सबको मालूम है सर 1 kg में 1000 ग्राम होता है मेरे बच्चों। तो आप 1 AMU जो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है उसको आप केजी में कन्वर्ट करेंगे तो उसको 1000 से और डिवाइड कर दें। किससे डिवाइड कर दो मेरे बच्चों? 1000 से डिवाइड कर दो। क्या सर मास नंबर और एटॉमिक मास में क्या फर्क होता है? बेटे मास नंबर तो आपका एक नंबर है जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के बराबर होगा, ठीक है ना। अगर आप कभी भी किसी एटम का एक्चुअल मास निकालेंगे, एक्चुअल मास, तो उसमें मास ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तीनों का मास आएगा। लेकिन मैंने आज ही बताया आपको कि मोल कॉन्सेप्ट में जब मास निकालने बैठोगे तो इलेक्ट्रॉन के मास को हम न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के मास के रेस्पेक्ट नेग्लेक्ट करते हैं और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के मास को भी राउंड फिगर में हम 1 AMU ले लेते हैं। तो उससे हमारी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाती है,
तो अब आप बोलोगे सर आप न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मास को अगर 1 AMU ले रहे हो तो वो AMU होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है? तो उसको हमारे साइंटिस्ट ने क्या बोला है कि आप नेचर में 12C6 स्टेबल है, इस एलिमेंट के एक एटम का एक्चुअल मास निकालो और उसको 12 से डिवाइड कर दो, ये जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 1 AMU, जो आज के बाद मेरे सारे बच्चों को याद होनी चाहिए, सारे बच्चों को याद होनी चाहिए। कार्बन नहीं बेटा, रेफरेंस लेना पड़ता है। एक बच्चा बोला कार्बन क्यों लिया? अर्लियर डेज में पहले उनको लगा था कि हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन लें, लेकिन कार्बन को उन्होंने ये काफी स्टेबल आइसोटोप है नेचर का, तो इसको साइंटिस्ट ने अपनी चॉइस से लिया है, ठीक है ना, ये आ गया। और 1 AMU को आजकल हम मॉडिफाइड तरीके से शॉर्टकट में सिंपल 1U भी लिखते हैं, मतलब 1 AMU को आप सिंपल 1U भी लिख सकते हैं। ये ओल्ड यूनिट हो गई बेटा डाल्टन, अब ये इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको याद करने की, आज इसका सिग्निफिकेंस नहीं है, पर कभी सुनो तो टेंशन मत आना। 1 डाल्टन और 1 AMU बराबर है, लेकिन डाल्टन की आजकल सिग्निफिकेंस नहीं है, आउटडेटेड हो गया है। तो आप उल्टा मॉडर्न बनने के लिए 1 AMU को 1U लिख जाओगे तो अच्छी बात है। यू यूनिफाइड मास बोलते हैं बेटा। तो 1 AMU और 1U आपके लिए सेम रहेगा, ये आप ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे प्यारे प्यारे बच्चों को याद रखना है कि 1 AMU और 1U सेम है मेरे बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब आता है कि एटॉमिक मास क्या है सर। हम मोल कॉन्सेप्ट में जब एटॉमिक मास निकाले, ढंग से सुनना मेरे बच्चों, पहले से क्लियर करता हूं मैं। देखो, अगर मैं मास ऑफ 23Na11 एक्चुअल निकालने बैठ गया, एक्चुअल मास, तो वो तो किसके बराबर होगा? मास ऑफ, राइट, वो फिर आपके पास हो जाएगा मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन अब हमको मास में ये तो सही है कि सर मास ऑफ, इजी लैंग्वेज में मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन आपको मैंने अभी ये सिखाया कि हम सर एक्चुअल में जब मास निकालते हैं ये डेटा काफी खराब होता है, आप ठीक से इसको याद नहीं कर पाएंगे, आप मेरे बच्चों इसको ठीक से याद नहीं कर पाएंगे। पीटर एटकिन बेटा आपको नहीं करनी होती, एक बच्चा बुक के पूछा, नहीं आपके किसी काम नहीं आएगी सर, थोड़ा ठीक है ना। तो ये जो एक्चुअल मास है वो तो ये होता है। अब आपको एटॉमिक मास पूछा जा रहा है, एटॉमिक मास का मतलब होता है एक एटम का मास, एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ एन एटम। लेकिन हम इसमें क्या करते हैं कि अगर आप यू आर टॉकिंग अबाउट 23Na11, तो सिंपल इसको हम ग्राम में याद नहीं करते कि सर पहले मैं एक्यूरेट मास न्यूट्रॉन का रखूंगा, फिर एक्यूरेट मास न्यूट्रॉन का प्रोटॉन का ऐड करूंगा, फिर एक्यूरेट मास इलेक्ट्रॉन कर लूंगा। ये नहीं करना होता है ना। ये हमको एक्यूरेट मास नहीं निकालना होता है, हमको उसके मास को सिंपल AMU में रिप्रेजेंट करना होता है। अब कैसे रिप्रेजेंट करोगे? देखो, इसमें 23 कौन है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है। हमने एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन के मास को लगभग सेम लिया, कितना? 1 AMU। तो आपके लिए केमिस्ट्री अब आसान हो गई, आपको एक्यूरेट मास नहीं ऐड करने हैं, प्रोटॉन का मास थोड़ा न्यूट्रॉन से कम, उनसे काफी कम इलेक्ट्रॉन का, उनके एक्चुअल मास को ऐड नहीं करना है। आपको सिंपल जब एटॉमिक मास पूछा जाएगा, एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ एन एटम, ठीक है। कि अगर मैं आपसे बोलूं कि सर एटॉमिक मास का मतलब क्या है, तो आपको मोल कॉन्सेप्ट में एटॉमिक जो मास है मेरे बच्चों, वो AMU में लिखना होता है, मास ऑफ एन एटम। एटॉमिक मास मतलब एटम का मास, मॉलिक्यूलर मास मतलब मॉलिक्यूल का मास। एक मॉलिक्यूल के मास को आप क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर मास। तो आप इसके अंदर केवल इसका जो मास नंबर है उसको AMU में लिखेंगे, क्योंकि मैंने एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मास को लगभग हम बराबर मानते हैं यहां पर, है ना। कैलकुलेशन में, पूरे स्टोइकियोमेट्री में, कैलकुलेशन में सारे अच्छे बच्चों को ध्यान रखने की बात। तो आप बोलोगे फिर जिंदगी हमारी बहुत आसान हो गई। हाँ भाई, नहीं तुम हर बार अगर एक्यूरेट मास निकालने बैठ गए तो पागल हो जाओगे। तो ये सिंपल जो मास नंबर है वो ही आपका AMU में लिखना होता है आपको, ठीक है। तो अब हम बोलेंगे एटॉमिक मास ऑफ Na इज 23 AMU। क्या हो जाएगा? 23 AMU, बस सिंपल। तो जो मास नंबर है वो ही
राउंड फिगर में आपको एएमयू में रिप्रेजेंट करना होता है कि सर मैं तो एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मास को बराबर मानूंगा और वो मास लिया जाएगा 1 एएमयू। तो ये एटॉमिक मास ऑफ Na लिया जाएगा 23 एएमयू। सोडियम का कौन सा आइसोटोप ले रहा हूं वो मैं अभी आपको बता रहा हूं, आने वाले समय में और सिखाऊंगा। अब देखो यहां सीखना मेरे बच्चों, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अब बताओ मेरे बच्चों, ऑक्सीजन नेचर में, ऑक्सीजन अगर मैं कभी बोलूंगा इसके एटम की बात कर रहे हैं और एक बात कर रहा हूं इसके मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, तो मॉलिक्यूल का मतलब है O2 और एटम का मतलब है O। ध्यान रखना है क्या है O और ये क्या है O2। O2 मॉलिक्यूल है बेटा, ये एटम है, बिल्कुल बेसिक बात। तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, O का मतलब होता है 16O8। ठीक है, ये एटम है मेरे बच्चों ऑक्सीजन का एक। अब बताओ इसका मास क्या लिखूं, सारे बच्चे बताएंगे मैं एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या लिखूं, देख के बताओ, सारे बच्चे बताओ मेरे प्यारे बच्चों, बताओ। इसका एटॉमिक मास लिखा जाएगा 16 एएमयू। क्या लिखा जाएगा बेटा 16 एएमयू। फाइन। और अगर मैंने बोला मॉलिक्यूलर मास, तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है आप O का मास लिख रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास का मतलब O2 की बात कर रहे हैं मेरे बच्चों। तो O2 का मास डबल हो जाएगा, वाई, बिकॉज वन मॉलिक्यूल में दो क्या होते हैं, ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 32 AMU, ये हो जाएगा। फाइन, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये बेसिक बात है, मैंने पहले ही कहा था क्लास उन बच्चों के लिए 10th पास करके बैठे हैं और 11th में जा रहे हैं और जो आईआईटी नीट की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके बेसिक चेक तो कर लें पहले। ये ब्रिज कोर्स की तरह काम करता है कि हम 10th से 11th में मूव कर रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए। अब आप सोचो किसी बच्चे को एटम मॉलिक्यूल अब भी नहीं मालूम तो उसको अपन क्या बोलेंगे, समझ रहे हैं आप। वेरी गुड। अब देखो मेरे बच्चों, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 निकालना है। अब CO2 क्या है, CO2 तो मॉलिक्यूल हो गया। अब इसमें कौन कौन है देखो, एक तो है 12C6 कार्बन है और साथ में 16O8 है। अब देखो इसका मास निकालने बैठोगे तो कार्बन का कितना हो जाएगा 12 AMU और ऑक्सीजन के दो एटम है इसके अंदर। ये देखो 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कंटेन्स, सब समझते हैं बेटा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 contains 1 atom of oxygen, sorry 1 atom of carbon and 2 atoms of oxygen। तो तुम बताओ मेरे बच्चों क्या ऐड करूंगा, बोलो। 12 प्लस 16 प्लस 16 कितना आएगा मेरे बच्चों, 44। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। या 44 यू लिख लो, वेरी गुड। तो यहां फिलअप करो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 44 AMU। वेरी गुड, शाबाश। बेसिक्स क्लियर है सबके, इसका बहुत अच्छी बात है ना, बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। तो ये मास हम जो लेंगे वो AMU में ले रहे हैं, किस में ले रहे हैं, इसमें ध्यान क्या रखना है, आप इसमें बाय डिफॉल्ट न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मास को सेम मान रहे हो, कितना 1 AMU मान रहे हो, ये ध्यान रखना होता है ना। और इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट करते हैं हम लोग, है ना। ओके, और आगे बढ़ो मेरे बच्चों, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बहुत बढ़िया। अब सुनो, ये टर्म मोल में कम काम आती है लेकिन फिर भी आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम आईआईटी या नीट की प्रिपरेशन करेंगे तो हमको सब कुछ आना चाहिए। तो अगर आप कभी भी एटॉमिक मास को डायमेंशनलेस या कन्वर्ट करना चाहते हैं कि सर उसकी यूनिटी ना रहे, तो डायमेंशन लेस करने के लिए एक टर्म डिफाइन होती है, रिलेटिव एटॉमिक मास। देखो एक बात और सीखना कि आप जैसे, एक और बता रहा हूं मैं आपको, जैसे मान लो आप लोग 24 Mg12, ठीक है, ये है एन एटम ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूंगा बेटा इसका एटॉमिक मास बताओ, तो सारे बच्चे बोलेंगे सर एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज
24 AMU, 24 AMU। अब अगर आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा इस, और 24 इंटू, आज ही सिखाया बेटा, 1 AMU था 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, 24 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है ना। अगर आपसे एग्जाम में ग्राम में मास पूछा जाएगा तो आप इस तरीके से निकाल लेना बेटा, है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। ओके, ये हो जाएगा मेरे बच्चे। तो एटॉमिक मास मैग्नीशियम का ऐसा हो जाएगा, फाइन। तो ये एमयू में चलेगा, आपको बहुत ज्यादा एमयू में ध्यान रखना है। कभी भी ग्राम में कन्वर्ट करना पड़े तो आपको जो मैंने सिखाया 1 AMU 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, इसको ध्यान रखना है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया, याद रहना चाहिए आपके। अब देखो मेरे बच्चों, रिलेटिव एटॉमिक मास ये डायमेंशन लेस है। कभी भी आप अगर किसी एटम के मास को, आप कभी भी किसी भी एटम के मास को, सर मैं गुजराती मीडियम से हूं बट आप नेक्स्ट लेवल का पढ़ाते हैं, मैं आपको बेटा, मैं यार गुजराती नहीं समझता, एक्सट्रीमली सॉरी बेटा, मैं हिंदी इंग्लिश में बोलता हूं बेटा, है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है, ओके, चलिए, हाँ बेटा, हमारे हिंदी इंग्लिश में चलता है बेटा ना, ठीक है। तो देखो, रिलेटिव एटॉमिक मास राम से या रैम से रिप्रेजेंट करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। कभी भी अगर मैं एटॉमिक मास को 1 AMU से डिवाइड कर दूंगा तो वो डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो आप जानते हैं, मैं कभी भी एटॉमिक मास को एमयू में जब रिप्रेजेंट करूंगा और आप उसको 1 AMU से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा, यूनिट लेस, डायमेंशन लेस। तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगी बेटा। हाउ वी डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास, ऑलवेज टेक मास ऑफ एटॉमिक या एटॉमिक मास इन AMU जस्ट डिवाइड बाय 1 AMU। हम किसी भी एटम के मास को, जिसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास, जो AMU में लिया जाता है, उसको अब कभी भी अगर 1 AMU से डिवाइड कर देंगे, 1 AMU से डिवाइड कर देंगे तो डायमेंशन लेस हो जाएगा, उसकी कोई यूनिट नहीं रहेगी बेटा, क्योंकि AMU से AMU कैंसिल हो जाएगा। एटॉमिक मास मैंने अभी आपको सिखाया कि हम AMU में लेते हैं। इसी तरीके से रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास आपको कभी भी अगर कैलकुलेट करना है तो मॉलिक्यूलर मास जो आपने कैलकुलेट किया उसको 1 AMU से डिवाइड कर दीजिए, तो वो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। जैसे आराम से देखो, एटॉमिक मास ऑफ, सपोज मैग्नीशियम की बात की तो इज 24 AMU, क्या हो जाएगा, 24 AMU। लेकिन अगर मैंने लिखा मेरे बच्चों कि रिलेटिव एटॉमिक मास बताओ, तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज, उसको 1 AMU से डिवाइड कर दो मेरे बच्चों, तो 1 AMU से जैसे डिवाइड करोगे 24 AMU डिवाइड बाय 1 AMU, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24। अब आपको AMU नहीं लिखना है बिकॉज AMU से AMU डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। एक बच्चा बोला सर राम मत बोलो, सर देखो राम हिंदी में बोलोगे तो राम बोलते हैं, स्पेलिंग यही होती है, ठीक है, बस हाँ ठीक है, ठीक, कुछ नहीं बोलेंगे बेटा। हाँ अब सुनो, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, सेम किसी मॉलिक्यूल के मास को जो AMU में लिख रखा है, अगर आप उसको 1 AMU से डिवाइड कर देंगे मेरे बच्चों, 1 AMU से, एटॉमिक मास यूनिट से, तो डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो इसको जैसे मॉलिक्यूल का मास CO2 का मास है 44, तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 इज, क्या बोलोगे मेरे बच्चों, ओनली 44, क्योंकि 44 AMU इज द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। तो 44 से अगर आप उसको डिवाइड कर दोगे मेरे बच्चों, 44 AMU को 1 AMU से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 44। जब भी कभी भी एग्जाम में वर्ड यूज करेगा रिलेटिव, जनरली यूज नहीं करते, तो वहां पर वो डायमेंशन लेस हो जाएगा, उसकी यूनिट नहीं बचेगी। एटॉमिक मास को लिख सकते हो आप, लेकिन जैसे आप बोलोगे रिलेटिव, तो रिलेटिव में 24 के आगे AMU नहीं लिखना है, क्योंकि हमने उसको किससे डिवाइड कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, 1 AMU से डिवाइड कर दिया। सर मेहनत तो क्या है तैयार बेटा, बहुत लंबा लंबा लिख रहे हो यार, कुछ छोटा लिखो। जय श्री राम, अच्छा ठीक है, एटॉमिक मास, एटॉमिक
एटॉमिक, देखो हमारे यहाँ पर केमिस्ट्री में या फिजिक्स में नॉर्मल स्टडी करोगे तो हम मानकर चलते हैं कि हम जब स्टडी करते हैं उस पर ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं है, तो मास और वेट को हम एक बात लेकर चलते हैं जब आप केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, ठीक है। सर आई हैव डिसाइडेड टू स्टडी इन इंग्लिश मीडियम फॉर जेई, वेरी गुड, बट जस्ट फॉर प्रिपरेशन करंटली, आगे पढ़ नहीं पाया, बहुत बड़ा था, अच्छी बात है बेटा। हाँ जय श्री राम बोल दिया बेटा, सर जय श्री राम बोलो, जय कृष्णा भी बोलो, अच्छा जय श्री कृष्णा, बस ठीक है, ये भी हो गया। अब देखो, अब आप सुन देखो, रिलेटिव, रिलेटिव वर्ड आ गया, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, रिलेटिव एटम मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि CO2 आ गया बेटा, इज 44। अब सारे बच्चों को बताना है, क्या बताना है मैं पूछ रहा हूं, रिलेटिव, सारे बच्चे बताएंगे, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। अब बताओ सारे बच्चे, कमेंट करो, क्या लिखूं मैं, ये एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज, जल्दी बताओ क्या लिखूं, सारे बच्चे बताओ बेटा क्या लिखना है, जल्दी बताओ, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप सुन रहे हैं लेक्चर को बहुत प्यार से, भले ही वो बेसिक लेवल है, लेकिन बेसिक लेवल मोल कॉन्सेप्ट में काम आता है। शाबाश, शानदार, छा गए छा गए छा गए, बहुत बढ़िया, मजा आ गया बच्चों, सही सीख रहे हो एकदम, वेरी गुड, 32, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। बेसिक लेवल ऐसे ही सीखना चाहिए कि बेस, देखो ऑलवेज रिमेंबर बाय वन सेंटेंस, बिल्डिंग हमेशा सॉलिड फाउंडेशन पर ही अच्छी लगती है, और वही बिल्डिंग स्टेबल बनेगी जिसकी फाउंडेशन सॉलिड होगी। भले ही आपने पहले पढ़ रखा है या सुन रखा है, कुछ चीजों को सुना है, कुछ को नहीं सुना है, तो रिवीजन करिए, वेरी गुड, शाबाश। सो ऑलवेज रिमेंबर, बिल्डिंग अपॉन सॉलिड फाउंडेशन इज वेरी 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 गुड, है ना। हमेशा अगर आपकी फाउंडेशन वीक होगी तो फिर आपको दिक्कतें हो जाएंगी आगे जाकर। अब और सुनना है भाई साहब, अब आपको धीरे धीरे 9, 10 से 11th की तरफ मूव करना है, 9, 10th क्लास से किधर मूव करना है, 11th की तरफ मूव करना है इसी लेक्चर में। तो आओ मेरे प्यारे बच्चों, एक टर्म होती है एवोगैड्रो नंबर। आपके बेसिक लेवल पर एवोगैड्रो नंबर या कांस्टेंट एक ही बात माने जाते हैं, लेकिन अगर आप फिर भी बहुत आइडियली आगे जाएंगे तो एवोगैड्रो कांस्टेंट नंबर की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है मेरे बच्चों, लेकिन एवोगैड्रो कांस्टेंट की यूनिट लिखी जाती है 6.022 into 10⁻23 मोल इनवर्स। एवोगैड्रो कांस्टेंट की यूनिट लिखी जाती है मेरे बच्चों। अब ये एवोगैड्रो नंबर होता क्या है सर एक्चुअल में, ये कहां से आया सर, तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो बताया, एवोगैड्रो सर का नाम सुना होगा आपने, आई होप सो, एवोगैड्रो नंबर, इनको रेस्पेक्ट में दिया गया। इन्होंने कहा कि 12 ग्राम सैंपल लेना है, कितना, 12 ग्राम सैंपल, वो भी किस का, भाई कार्बन का तो 12C6 भी आइसोटोप है, 14C6 भी होता है, केवल 12C6 लेना है। 12 ग्राम सैंपल में एग्जैक्टली कितने नंबर प्रेजेंट हैं इसको कैलकुलेट किया गया मेरे बच्चों। हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स एग्जैक्टली प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ कार्बन। कार्बन में भी कंपलसरी कंडीशन है कि उसका स्टेबल कार्बन 12C6 होना चाहिए। तो ये आपका फाइंड आउट हुआ कि 12 ग्राम सैंपल जो 12C6 का होगा उसमें इतने सारे एटम्स होते हैं मेरे बच्चों। इसी को बोला गया एवोगैड्रो नंबर। क्या बोला गया, एवोगैड्रो नंबर। तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। और अगर आप एवोगैड्रो कांस्टेंट बोल रहे हैं तो उसकी यूनिट के साथ बोलो, मोल इनवर्स। ऐसा क्यों, ये भी मैं आपको आने वाले समय में सिखाऊंगा, डोंट वरी, बी हैप्पी, ठीक है, ठीक है। हाँ, आप मेरे से आने वाले समय में पीसीबी पूरा पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ेंगे, बिल्कुल सर, क्वेश्चन कराएंगे कि हाँ कराएंगे मेरे बच्चों, समय का वेट करें। जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे, अभी तो लेक्चर 1 चल रहा है बेटा, लेक्चर 1, अभी आप और आगे पढ़ना चाहेंगे तो हम और पढ़ेंगे, हमारे बेस को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, तो उसमें प्रॉब्लम्स करवाऊंगा, डोंट वरी, बस इंटरेस्ट बना रहना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। सर रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास सेम है, हाँ बेटा, दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, लेकिन एटॉमिक मास का यूनिट होता है और रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट नहीं होता। बेटा लिख रहा हूं, उनको सीखो, फिर कब सीखोगे बेटा इन चीजों को, इतना क्लियर बोल रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं। देखो यूनिटलेस क्यों हो गया,
क्योंकि अगर आप एएमयू को एमयू में डिवाइड करोगे 1 एमयू से तो डायमेंशनलेस हो जाएगा। ऐसे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास जो है वो भी डायमेंशनलेस हो जाएगा, आप एमयू से डिवाइड कर देंगे तो। एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास का वैल्यू न्यूमेरिकल सेम होगा, एक का यूनिट है और एक का यूनिट नहीं है, ऐसे इजी तरीके से याद रखो, है ना। ओके, अब आपको मोल कॉन्सेप्ट अगर सीखना है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मेरे बच्चों, आप एक तो याद रखो कि एवोगैड्रो कांस्टेंट जो है जिसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं उसका वैल्यू कितना होता है बेटा 6.022 इंटू 10⁻23। विद यूनिट अगर याद करें तो मोल इनवर्स याद रखो। क्या याद रखो? मोल इनवर्स याद रखो। विद यूनिट याद कर रहे हो। एवोगैड्रो नंबर प्योर नंबर है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इसका यूनिट नहीं होता है मेरे बच्चों, ठीक है ना, नो यूनिट। इसका यूनिट डिफाइन क्यों किया गया? एवोगैड्रो कांस्टेंट को यूनिट क्यों बोला गया मोल इनवर्स? उसका रीजन अभी आप जब मोल कॉन्सेप्ट आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर आएगा मेरे प्यारे बच्चों, उसके अंदर आएगा ये, ठीक है। तो सुने आप आराम से। मोल कॉन्सेप्ट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे मेरे बच्चों। मोल कॉन्सेप्ट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। एक बच्चा बोला सर ओजोन रिलेस ऑक्सीजन में। नहीं बेटा, ओजोन की प्रॉपर्टीज अलग है, वो ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर बना है, ठीक है ना। नेचर में जहां आप जी रहे हैं वहां O2 स्टेबल है, ना कि ओजोन, है ना, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट के 3 पार्ट हैं। एक आपको सीखना है मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, राइट। एक आपको सीखना है मेरे बच्चों मोल इन टर्म्स ऑफ मास, और एक आपको सीखना है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर आप अभी स्टार्ट कर देंगे अपन सीखना, फिर आप चाहेंगे तो और आगे बढ़ते जाएंगे, फिर हम मोल को इन टर्म्स ऑफ मास और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी सीखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर को हमें सीखना चाहिए। कैसे सीखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? सुनो आराम से। सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, जैसे क्रिकेट में हम बोलते हैं कि सर डायमेंशन लेस मतलब बेटा नो यूनिट, डायमेंशन लेस मतलब फिजिक्स पढ़ते हो बेटा, नो यूनिट, जिसका कोई यूनिट नहीं होता है, जिसका कोई यूनिट नहीं होता है, यूनिट लेस, उसको हम डायमेंशन लेस बोल रहे हैं ना। आप यूनिट लेस बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो मेरे बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ मास और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। इन टर्म्स ऑफ नंबर जाने से पहले आपको मैं एक बेसिक बात पूछता हूं कि क्रिकेट में हम बोलते हैं कि सर हाफ सेंचुरी बनाई किसी बैट्समैन ने। क्या बनाई? हाफ सेंचुरी। तो आप इसका मतलब क्या समझते हो? बताओ, आप बताओ मेरे बच्चों। अगर मैं बोलूं क्रिकेट में आप बोलते हो कि सर हाफ सेंचुरी, तो क्या मतलब होता है? बताओ। 50 रन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आया आया कि सर 50 रन, वेरी गुड। सर रैम की क्या यूज है? नहीं, कोई ज्यादा यूज नहीं है बेटा। रिलेटिव एटॉमिक मास का कोई ग्रेट सिग्निफिकेंस नहीं है। आप आगे जाके पढ़ोगे जो डेंसिटी होता है, एक होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत यूज नहीं होता, बस ये आना चाहिए अपने को, इन्फॉर्मेशन है, काम नहीं आएगी ज्यादा। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है सर एडवांस लेवल का पढ़ाओ सर आप, नो बेसिक लेवल। नहीं बेटा, बेसिक लेवल भी पढ़ाना पड़ता है बेटा, है ना। पहले बेसिक लेवल पढ़ाना पड़ता है ताकि बच्चों का बेस स्ट्रांग बन जाए, तब हम एडवांस लेवल का पढ़ते हैं, है ना। शाबाश। तो ऐसे ही देखो, मोल को अगर आप इन टर्म्स ऑफ नंबर सुनना चाहते हैं तो सुने आराम आराम से। मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर, वेरी गुड। हमारे साइंटिस्ट या केमिस्ट के लिए ये एक काउंटिंग यूनिट होती है। बहुत आराम आराम सुनिएगा। जैसे क्रिकेट में आप रन को काउंट करते हो, और आप ये देखते हो कि जैसे कोई 50 रन बनाएगा तो हाफ सेंचुरी, 100 रन बनाएगा तो सेंचुरी, 200 रन बनाएगा तो डबल सेंचुरी, 300 बनाएगा ट्रिपल सेंचुरी, बोलते हो आप क्रिकेट में। ऐसे ही मोल कॉन्सेप्ट में हम यहां पर एक काउंटिंग यूनिट की तरह यूज करते हैं हमारे साइंटिस्ट या केमिस्ट। केमिस्ट मतलब जो लेबोरेटरी में काम करते हैं, इंडस्ट्रीज में हमारी बहुत सारी लैब होती हैं, और साइंटिस्ट अपन समझते हैं, बहुत सारे ग्रेट साइंटिस्ट के आप नाम सुने होंगे। तो आपको पहले यह समझना है कि ये एक अपने आप में काउंटिंग यूनिट है जिसको हमारे केमिस्ट या साइंटिस्ट यूज करते हैं। अब जैसे कोई बैट्समैन क्रिकेट में 100 रन बना लेता है तो आप बोलते सर उसकी एक सेंचुरी हो गई, सेंचुरी हो गई।
ऐसे ही हमारे पास अगर बहुत सारे एंटाइटीज का कलेक्शन हो जाए, मेरे पास अगर बहुत सारे एंटाइटीज का कलेक्शन हो जाए, तो उसको मैं कब 1 मोल बोलूंगा? वो नंबर है आपका एवोगैड्रो नंबर। कि अगर आप 6.022 इंटू 10⁻23 एंटाइटीज का कलेक्शन कर लेंगे तो आपका 1 मोल हो जाएगा। 1 मोल हो जाएगा, मतलब 1 मोल इतने सारे एंटाइटीज का कलेक्शन है। जैसे मान लो मेरे बच्चों, अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास 1 मोल कार है, क्या है मेरे बच्चों? ये बेटा ऐसे क्वेश्चन मत करो क्लास में आके, सर वॉल्यूम और मास में क्या अंतर होता है? हे भगवान यार, बेटा क्यों परेशान हो रहे हो यार? फिर नहीं, पढ़ाई मत करो फिर, ऐसे इतना बेसिक लेवल डाउन है बेटा, तो 7th 8th क्लास पढ़ो फिर, ठीक है ना? है ना? तो देखो मेरे बच्चों, तो 1 मोल आपके इतने सारे एंटाइटीज का कलेक्शन है, ठीक है? मैंने अगर बोला कि मेरे पास 1 मोल कार है, तो 1 मोल मैंने अगर बोल दिया कार है, तो मैं वैसे तो गलत इंफॉर्मेशन है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इतनी कार नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बोला कि मेरे पास 1 मोल कार है, तो इसका मतलब मेरे पास इतनी सारी कार का कलेक्शन है। इतनी सारी कार, ये बहुत बड़ा नंबर है मेरे बच्चों। इतनी सारी कार तो इस पूरी दुनिया में नहीं है। एक बच्चा पूछ रहा है एंटाइटीज का मतलब। जनरली एंटाइटीज का मतलब स्मॉल पार्टिकल होता है। न्यूट्रॉन को ले सकते हैं, एटम को ले सकते हैं, मॉलिक्यूल को ले सकते हैं, प्रोटॉन को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो लिखा हुआ है, एंटाइटीज में बी एटम्स, मॉलिक्यूल, आयंस, प्रोटॉन। उसका रीजन क्या है बेटा? मैं अगर बोलूं कि इस दुनिया में 1 मोल इंसान है, आदमी है, गलत बात है ही नहीं, है ही नहीं। तो ये इतना बड़ा नंबर है एवोगैड्रो नंबर मेरे प्यारे बच्चों, कि इसको हम स्मॉल जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं या एंटाइटीज हैं, एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, कैटायन हो सकते हैं, एनायन हो सकते हैं, एटम, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है ना? ठीक है ना? तो एंटाइटीज में भी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, प्रोटॉन्स, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक? तो अगर आप सपोज करो आपने बोला 1 मोल, 1 मोल प्रोटॉन्स, तो इसका मतलब हो गया आपके पास 1 मोल प्रोटॉन, मतलब आपके पास 6.022 इंटू 10⁻23 प्रोटॉन्स है। ये इसका मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है? अगर आपने बोला कि सर मेरे पास 5 मोल सोडियम एटम्स हैं, ठीक है ना? आपने बोला मेरे पास सर 5 मोल सोडियम एटम्स हैं, एटम तो है ही Na, तो 5 मोल Na का मतलब हो गया मेरे पास 5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम्स। ठीक है? ओके, ये बात भी सही है। ठीक है ना? हाँ, बताएंगे आपको। तो मोल हमारे साइंटिस्ट के लिए काउंटिंग यूनिट है। आपको मोल को 3 तरीके से पढ़ना है ना? बार बार क्वेश्चन मत लिखो बेटा, आराम सुनो मेरी बात को। तुम जो पूछ रहे हो आगे मैं बोल रहा हूं, परेशान मत हो। मोल को मैं 3 तरीके से पढ़ना है, इन टर्म्स ऑफ नंबर, याद शुरू कर रहा हूं, इन टर्म्स ऑफ मास और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी पढ़ना होगा आगे जाकर। ठीक है? तो इन टर्म्स नंबर में पहले ये समझो कि ये काउंटिंग यूनिट है। ढंग से सुनते नहीं हो मेरे बच्चों। ऑनलाइन के बच्चों का एक ही ड्रॉबैक होता है कि ढंग से सुनते नहीं है। तो आप ढंग से सुनोगे तो सारी चीजों का मजा आएगा। ठीक है ना? तो देखो, मोल अपने आप में काउंटिंग यूनिट है। तो अगर आप कभी बोलते कि मेरे पास 1 मोल प्रोटॉन है, तो इसका मतलब जो मैंने आपको सिखाया, 1 मोल प्रोटॉन का मतलब तुम्हारे पास इतना सारा प्रोटॉन का कलेक्शन है। 1 मोल आपका जो मैंने सिखाया था अभी, 1 मोल आपका 6.022 इंटू 10⁻23 एंटाइटीज का कलेक्शन है। एंटाइटीज में भी एटम, मॉलिक्यूल, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, कैटायन, एनायन, व्हाटएवर। तो हमारे साइंटिस्ट इसको काउंटिंग यूनिट की तरह यूज करते हैं। बहुत बढ़िया। अब मेरे बच्चों, अगर एक काउंटिंग यूनिट है तो उसका एग्जांपल दिया कि जैसे मान लो अगर मैं आपको बोलूं मेरे बच्चों, जैसे मैं आपको बोलूं बेटा Cl-, ये क्या होता है बेटा? सबको मालूम है एनायन होता है। ठीक है? मैं आपको बोलूं Na+, ये क्या होता है? कैटायन होता है। ये भी आपको आता है। एनायन कैसे बनता है बेटा? Cl एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे तो एनायन बन जाएगा। ये एटम है, ये इसका एनायन है मेरे बच्चों। ठीक है ना? कैटायन कैसे बनता है बेटा? अगर आप उसमें से
एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, इस पर एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज आ जाएगा। ये आपका एटम हो गया मेरे बच्चों, और ये कैटायन हो गया सोडियम का। ठीक बात है। तो अगर आप किसी एलिमेंट में ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, सपोज 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, चार्ज उसके ऊपर डबल यूनिट आ जाएगा, 2++2 इलेक्ट्रॉन। तो ये मैग्नीशियम का एटम हो गया मेरे बच्चों, और ये कैटायन हो गया। ठीक है। तो सपोज मैं बोलता हूं मेरे पास 10 मोल मैग्नीशियम आयंस है, कैटायंस है। तो इसका मतलब है आपके पास मेरे बच्चों कितने सारे कैटायंस हैं नंबर में? तो आप बोलोगे सर इसका मतलब मेरे पास 10 × 6.022 × 10⁻23 नंबर ऑफ मैग्नीशियम कैटायंस, या Mg2+ लिख दूं? वेरी सिंपल। तो काउंटिंग यूनिट है मेरे बच्चों। बहुत सिंपल करता हूं, अगर तुम्हारे पास एवोगैड्रो नंबर के बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो आपके पास 1 मोल है। आराम से देखना मेरे बच्चों, 1 मोल है। अगर आपके पास उससे ज्यादा पार्टिकल कलेक्शन है, इट्स मीन यू हैव मोर देन 1 मोल। तो आपके पास अगर आपने 5 मोल लिखा तो इसका मतलब आपके पास एवोगैड्रो नंबर से ज्यादा का कलेक्शन है, 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। 10 मोल का मतलब 10 × 6.022 × 10⁻23। ठीक है ना? हो गया मेरे बच्चों, ये भी हो गया। तो ये कलेक्शन है बेसिकली। अब मान लो किसी बच्चे ने ये कहा कि सर मेरे पास इतने सारे हैं ही नहीं, मेरे पास बहुत कम है नंबर में। सपोज करो मैंने बोला मेरे पास केवल 1000 CO2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, केवल 100। अब मैं बोलूं कि सर क्या आप मुझे नंबर ऑफ मोल्स बता सकते हो? तो बेटे नंबर ऑफ मोल्स तो आप निकालोगे तो तुम्हारे पास तो बहुत लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो क्योंकि ये नंबर Na से कम है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? 1000 को आप डिवाइड करोगे किससे? 6.022 × 10⁻23 एवोगैड्रो कांस्टेंट से डिवाइड करना है मेरे बच्चों। ठीक है, ये नंबर है। ठीक है, तो ये वैल्यू सॉल्व होने के बाद आपकी जो भी आएगी तो आप लिखोगे सर इसको 1/6.022 × 10⁻⁻20। फाइन। तो ये आपके पास इस तरीके से आपको मोल निकालना पड़ेगा। तो अगर आपके पास मान लो मेरे बच्चों 1 मोल से कम का कलेक्शन है, आराम सुनना, 1 मोल किसके इक्वल है? दोबारा देखो सारे मेरे प्यारे बच्चों, 1 मोल इतने सारे एनआईटी का कलेक्शन है। अगर इससे ज्यादा हुए तो आपके पास 1 मोल से ज्यादा हो जाएगा बेटा। ठीक है, जैसे मैंने कहा मेरे पास 100 कारें हैं तो 100 तो इससे बहुत छोटा नंबर है, तो इट्स भी मेरे पास 1 मोल से काफी कम है। तो अगर आपके पास इस नंबर से बड़ा कलेक्शन है तो 1 मोल से ज्यादा है, इस नंबर से छोटा कलेक्शन है 1 मोल से कम है, इसके बराबर है एग्जैक्टली। तो 1 मोल आपका एक काउंटिंग यूनिट है। जैसे क्रिकेट में आपने कहा सर 100 रन का मतलब सेंचुरी है। अगर किसी बैट्समैन ने 98 रन बनाए तो क्या वो सेंचुरी होगी मेरे बच्चों? आप बोलोगे नो सर, क्योंकि 98 100 से कम है तो मेरे बच्चों सेंचुरी नहीं मानी जाएगी। अगर मैं बोलूं बेटा किसी ने 100 रन बनाए तो आप बोलोगे हाँ सर वो पूरा सेंचुरी है, कंप्लीट सेंचुरी है, और सेंचुरी से आगे भी रन बना सकते हैं आप। 200 का मतलब डबल सेंचुरी हो गई, आप बोलोगे यस सर। ऐसे ही अगर आपने कलेक्शन इससे ज्यादा नंबर का किया, इट्स मीन यू हैव मोर देन 1 मोल। अगर आपने इससे कम नंबर का कलेक्शन किया, इट्स मीन यू हैव लेस देन 1 मोल। एंटाइटीज जनरली हम क्यों लेते हैं ये छोटे पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल, कैटायन, आयन? उसका रीजन है मेरे बच्चों, आप ना तो इंसान न जानवर इस दुनिया में 1 मोल के बराबर नहीं है। बहुत बड़ा नंबर होता है मेरे बच्चों, बहुत बड़ा नंबर है 6.022 × 10⁻23। इसलिए ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर यूज किया जाता है। आपको क्योंकि जरूरत नहीं है कि आप इतने सारे एंटाइटीज का कलेक्शन लेके बैठोगे मेरे बच्चों, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला बना लो। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन नंबर ऑफ एंटाइटीज डिवाइड बाय Na। Na क्या है बेटा? ये वैल्यू लिखा हुआ है, तो ये नंबर रहेगा और इसकी यूनिट है मोल इनवर्स।
मोल ऊपर शिफ्ट कर दीजिएगा तो मोल आ जाएगा। जैसे इक्वेशन लिखा हुआ है, पहले आराम सुनिएगा, फॉर्मूला बना लो कि मुझे कभी भी अगर किसी भी एंटाइटीज के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो मैं क्या करूंगा सर, गिवन नंबर ऑफ एंटाइटीज डिवाइड बाय क्या कर दूंगा मेरे बच्चों, Na, क्योंकि Na की वैल्यू इसके बराबर है। आपने अगर इससे ज्यादा कलेक्शन लिया होगा इट्स मीन यू हैव मोर देन 1 मोल, इससे कम लिया होगा लेस देन 1 मोल। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है कि नंबर ऑफ मोल्स जिसके भी कैलकुलेट करने हो उसके गिवन नंबर ऑफ जो भी एंटाइटीज है उसको Na से डिवाइड कर दीजिए बस। तो आप ऐसा करके उसके मोल्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहां देखो मेरे बच्चों, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन इट्स सैंपल ऑफ, देखो कितना लिखा हुआ है, 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो मेरे बच्चों अब आपको इसके मोल्स निकालने हैं, तो आपको दिख रहा है कि ये 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर नहीं है, ज्यादा लग रहा है मुझे। तो सिंपल फॉर्मूला लगा दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके निकालने बेटा, H2 तो खुद ही मॉलिक्यूल होता है, तो कैसे निकलेंगे बेटा, 3.011 इंटू 10⁻24 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, मोल इनवर्स यूनिट है इसकी बेटा, मोल इनवर्स। अब इनवर्स को, मोल इनवर्स को ऊपर ले जाओ, ये तो यूनिट डायमेंशन जब पढ़ोगे तो अपने आप सीख जाओगे। तो इसको जब सॉल्व करोगे मेरे बच्चों तो ये देखो, मोल इनवर्स को ऊपर शिफ्ट कर दिया तो ये तो आ गया मोल। और अगर आप यूनिट्स वगैरह भी नहीं समझते तो वेट करिएगा। अब ये कितना हो गया बेटा, आप बोलोगे सर 1/2 हो गया, 1/2 इंटू ये कितना है बेटा, 10⁻23 डिवाइड बाय 10⁻23, 10 आ गया मेरे बच्चों। तो ये कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 5 मोल। कितना हो गया, 5 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको हाइड्रोजन के निकालने हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो कांस्टेंट। अगर आप ये समझते नहीं मोल इनवर्स को ऊपर शिफ्ट करूंगा तो मोल हो जाएगा, तो फिर आपको हाल फिलहाल मैं बोलूंगा कि बेटा आपको फिजिक्स थोड़ा बहुत तो पढ़नी चाहिए, यूनिट डायमेंशन पढ़ने चाहिए, पर ये बच्चे समझ जाते हैं। तो एवोगैड्रो कांस्टेंट की यूनिट होती है मोल इनवर्स, तो ये आएगा 5 मोल। कितना आएगा बेटा, 5 मोल। सबने निकाला, वेरी गुड। कुछ बच्चों ने 50 निकाला। अब यार 50 कैसे आया इनका मैं समझने की ट्राई कर रहा हूं, मेरे हिसाब से तो 5 आ रहा है बेटा। एक दो बच्चों ने 50 निकाल दिया। सर आई एम क्लास 10th क्वालिफाइड, अच्छा वेरी गुड कांग्रेचुलेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ठीक है चलिए और सॉल्व करो, और प्रॉब्लम सॉल्व करो मेरे बच्चों, और बताता हूं मैं आपको, बहुत सारे प्रॉब्लम मेरे पास, करते रहो। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन, या कुछ और इजी लेता हूं आपके लिए, ऑफ मैग्नीशियम, या मैग्नीशियम भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा लूं, चलो मेरा ले लेता हूं, या किसी और का लेते हैं, रुको ऑक्सीजन का लेते हैं। चलो कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, बहुत सारे किसी का भी ले सकते हैं अपन ने किसका लिया था पहले, चलो छोड़ो, मॉलिक्यूल का ले। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 present in 6.022 into 10⁻19 molecules सैंपल। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्रेजेंट इन 6.022 इंटू 10⁻19 मॉलिक्यूल सैंपल, या सैंपल्स ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कैसे निकल जाएगा बेटा, 6.022 इंटू 10⁻19 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स 23
मोल इनवर्स को ऊपर शिफ्ट कर दो, मोल हो जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है, अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, आप बोलोगे यस सर, और ये कितना होगा 10⁻⁻⁴ मोल। सबने सॉल्व किया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया। तो ये इस तरीके से हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। आप जो भी एंटाइटीज देंगे उसको डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। मान लो, चलो हटाओ, मैंने जानबूझकर ऐसा किया कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इन सैंपल ऑफ, सिंपल बस इतना सा लिखा, सैंपल ऑफ 10⁻13 Na प्लस आयन सैंपल। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और सॉल्व हो जाएगा क्या कि सर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na प्लस, ठीक है, कैसे निकलेगा बेटा, गिवन नंबर 10⁻13 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, ये मोल में आ जाएगा बेटा, बस इसी को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, ये आ रहा है सबका बेटा। सर आप ही फिजिकल केमिस्ट्री बुक कहाँ मिलेगी बेटा, अच्छे बुक सेलर पे सब पे मिलती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सर मैं आई हैव क्या है सर, सर आपकी फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है सर, यहाँ पर किसी सर y1 मोल इज, बेटा बताया ना, एक बच्चा बोला सर y1 मोल इज इक्वल टू दिस। मेरे प्यारे बच्चे बताया था, वही पूछते हो। ये मैंने कुछ दिनों पहले भी कहा था कि बच्चे कंसंट्रेशन से कम पढ़ते हैं। जैसे एक बच्चे ने पूछा कि सर 1 मोल में इतनी सारी एंटाइटीज क्यों आई। ठीक है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि एवोगैड्रो नंबर जो है आपका वो है किसके बराबर, नंबर ऑफ एटम्स एग्जैक्टली प्रेजेंट इन दिस। तो 1 मोल को एक काउंटिंग यूनिट माना गया है। जैसे कोई बच्चा मुझे बोले सर क्रिकेट में सेंचुरी 100 को क्यों माना गया है, तो इसका लॉजिक नहीं है। ये तो हमारे जिन्होंने क्रिकेट को इजाद किया, जिन्होंने क्रिकेट को बनाया या गेम को डेवलप किया, उन्होंने डिसाइड कर दिया कि सेंचुरी का 100 रन हो गए। कल पहले एक जमाने 50 ओवर के मैच होते थे, आजकल 50 की जगह 50 होते हैं, लेकिन 15 ओवर के या 20 ओवर का मैच हो, T20, क्या पता T10 भी चल जाए, कुछ जगह चलने लग गया है। तो ये तो चॉइस है, डिफाइन करा साइंटिस्ट ने कि हमारे लिए मोल एक काउंटिंग यूनिट है मेरे प्यारे बच्चों, और इस काउंटिंग यूनिट में इतने सारे एंटाइटीज आएंगे। ये किसके बराबर है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है एवोगैड्रो नंबर के बराबर। एवोगैड्रो नंबर क्या है, एवोगैड्रो नंबर है कि 12 ग्राम कार्बन का जो सैंपल है, जो भी केवल 12C6 का होना चाहिए, उसमें एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो ये तो देखो साइंटिस्ट की चॉइस है कि उन्होंने मोल को एक काउंटिंग यूनिट लिया, स्पेशली यूजफुल फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल। क्योंकि देखो तुम बोलो मेरे पास 1 मोल मकान है, बेवकूफ बना रहे हो, झूठ बोल रहे हो एकदम, क्योंकि 1 मोल मकान तो पूरे अर्थ में ही नहीं है मेरे बच्चों, समझ रहे हैं आप, इसका ग्रेट सिग्निफिकेंस समझना होता है। सर आपका बुक का क्या पता नहीं क्या लिख रहा है, प्राइस है नहीं क्या लिख रहा है बेटा, उस पर डिस्काउंट भी मिलता है, डोंट वरी, है ना। ड्रॉपर क्लासेस भी स्टार्ट होंगे बेटा, पहले जेई मेन खत्म हो जाए आपके, ठीक है ना। सर मैं तो बहुत सारे हाथ जोड़ रहा है, सर मैं तो 10th बोर्ड में, 10th ICSE में हूं, तो कोई बात नहीं, आप 10th में हैं तो बेटा 10th में IIT तैयारी तो करोगे, IIT नीट तैयारी करोगे, उसमें काम आएगा, ये तो वेरी गुड, अच्छी बात है, ठीक है ना, ओके। हाँ, जैसे देखो आपने, जैसे अभी एक बच्चे ने बोला कि सर हम हिंदी में दर्जन बोलते हैं, डजन, राइट, तो 1 दर्जन का मतलब हिंदी में होता है 12। अगर आपने बोला मेरे पास 1 दर्जन केले हैं, तो इसका मतलब 12 केले हैं आपके पास, तो एक काउंटिंग यूनिट है। आप कोई बोले 12 ही क्यों लिए 1 दर्जन में, अरे यार जिसने बनाया वो बताएगा। तो ऐसे ही 1 मोल को हमारे केमिस्ट या साइंटिस्ट ने काउंटिंग यूनिट की तरह यूज किया, और वो है मेरे प्यारे बच्चे नंबर, जिसकी मैथमेटिकल वैल्यू एवोगैड्रो नंबर के बराबर है। और एवोगैड्रो नंबर किसके बराबर है वो मैंने बताया, कैसे डिफाइन किया साइंटिस्ट ने, 12 ग्राम सैंपल के बेस पर, 2-3 बार पहले बता दिया। तो आप पढ़ते रहें, मन लगाते रहें। मेरा दिमाग 1 मोल के बराबर, अरे बाप रे, वेरी गुड, आई मीन 8th स्टैंडर्ड, 8th क्लास में ही हो, ओ माय गॉड,
10th में बेटे 10th से अगर तुम जेई की प्रिपरेशन करो तो तुम्हें थोड़ी दिक्कत आएंगी, पर 10th में आप जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। थोड़ा डिफिकल्ट रहता है 10th से 11th में अगर आ रहे हो आप मूविंग हो तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका ब्रेन अच्छा डेवलप हो चुका था। बट इफ़ यू आर वेरी इंटेलिजेंट ब्रिलियंट तो आप मोल को सीखने की ट्राई कर सकते हो। वेरी गुड फॉर 10th क्लास स्टूडेंट्स ऑल्सो। ठीक है, तो मेरे बच्चों, अच्छा ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। और जो एक बच्चे ने पूछा था मेरे से कि सर रिलेटिव को दोबारा बताओगे, बेटा रिलेटिव में कुछ नहीं करना है। जो भी एटॉमिक मास है अगर उसको मैं 1 ev से डिवाइड कर दूंगा तो हो जाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास। किसी भी मॉलिक्यूलर मास को अगर मैं एवी में जो दे रखा है उसको 1 ev से डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। इसका कोई ग्रेट सिग्निफिकेंस आपके लिए नहीं होता है आईआईटी में, बट नॉलेज के लिए आना चाहिए। ठीक है, तो मेरे बच्चों ये फर्स्ट डेफिनेशन आज हमने कवर कर ली इन टर्म्स ऑफ नंबर। क्या आप इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम सीखकर अपने मोल के बेसिक लेवल को बहुत स्ट्रांग करना चाहते हैं? कमेंट करो यस और नो। अभी देखिए बच्चा मजाक कर रहा है, सर मैं एलकेजी में हूं। क्या आप इसके अदर पार्ट को सीखना और उनको आपस में लिंक करना अगर चाहते हो तो मैं निश्चित तौर पर आपको आगे भी बहुत अच्छी तरीके से कंटिन्यू करता हूं, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आपको पढ़ाई रेगुलर करनी है। ठीक है ना, जितना इंफॉर्मेशन दो उतना पढ़ना है। सारी इंफॉर्मेशन काम नहीं आती है, ऑलवेज रिमेंबर क्या याद करना है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे आज आपको याद करना है 1 ev किसके बराबर है, एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू क्या है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ मास, मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ मास। इसी वीक में मेरी सेकंड क्लास आएगी, उसका अनाउंसमेंट भी आपके पास निशांत भैया के थ्रू आ जाएगा। आपने लाइक किया, वेरी गुड। मेरे को 24 साल हो गए मेरे बच्चों। मेरी आप कहीं भी अमेजन वगैरह पे मेरी बुक वगैरह को देखेंगे तो जनरली नंबर 1 2 सेलर पे आईआईटी जेईई सेगमेंट में नंबर 1 2 पे इंडिया में चलती है। लगभग 8 से 10 महीने मेरी बुक नंबर 1 पे रहती है, वो एक अलग चीज़ है। पर फिर भी आप लोग मेहनत करते रहें, पढ़ाई करें, मेरे साथ में ग्रूम करें अपने आप को, लेवल बढ़ाएं अपना। अब पढ़ने का और सोचने का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। 10th अब पीछे छूट गई, आज मैंने 10th को 11th से लिंक कर दिया है। तो मोल कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे मोल इन टर्म्स ऑफ मास। इन टर्म्स नंबर आज याद हो गया, एवोगाड्रो नंबर को याद करना मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ मास। ठीक है, तब तक छोटी सी बातें जो मैंने बताई उन्हीं को पढ़ते रहिएगा। सर आप कुछ लिख रहा था बच्चे ने, सर आपकी पता नहीं बहुत फास्ट जा रहे हैं कमेंट, पढ़ नहीं पा रहा हूं मेरे बच्चों, इसलिए कमेंट छोटा लिखा करो मेरे प्यारे बच्चों। नोट्स पीडीएफ फाइल दे देना बच्चों को, बच्चे ले लेंगे, है ना। ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चों। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, इसी वीक में मिलते हैं, क्योंकि बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। क्योंकि मैं बेटा आईआईटी जेईई के लिए माना जाता हूँ, लेकिन मैं स्टार्ट बिल्कुल बेसिक से करता हूँ। आज कुछ बच्चे बोले सर आप ये तो 9th 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, मैंने कहा था बेसिक से 10th से 11th में मूव करेंगे, तो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। 10th से 11th में मूव कर रहे हैं, वो पार्ट मैंने अटैच कर दिया पूरा। अब आपको आगे मैच्योर्ड पर्सन की तरह बढ़ना है, अगर इंजीनियर बनना है तो अब मैं आपको आईआईटी जेईई के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, बेसिक प्लस जेईई मेन प्लस एडवांस के लेवल पर। ठीक है, चलिए तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय। इसी तरीके से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो मेरे बच्चों, लेकिन ध्यान रखें 7th 8th क्लास वाले बच्चों को ये लेक्चर ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि इतना ब्रेन डेवलप नहीं होता बेटा, दिक्कत हो जाएगी, है ना। आप 10th क्लास में हैं, आ गए हैं या 10th पास हैं तो आपको बेनिफिट है। सबसे ज्यादा फायदा उन बच्चों को है जो 10th पास करके 11th में आ रहे हैं, उनको सबसे ज्यादा इसका फायदा मिलेगा।